Hello everyone. I hope all of you are doing great and welcome to GST by CA Sahil Munjal, and I am your GST buddy for this entire journey of your professional exam, be it CA, CS or CMA. आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पे फोकस करेंगे विच इज़ टाइम ऑफ सप्लाई. So as the name suggests, time of supply, it is the time when a supply has taken place. Okay, so why is it important? Let's understand this. So let's say आज मैं एक कार शोरूम में गया, राइट, आई वांट टू बाय अ कार. मैंने आज बुकिंग कर ली. सो देयर इज़ वन इवेंट विच हैपन टुडे. व्हाट? दैट आई बुक्ड द कार. ओके, देन आफ्टर 1 month, लेट्स से मैं उसका एडवांस पे करने गया. ठीक है, मैंने एडवांस पे कर दिया आफ्टर 1 month. ओके, सेकेंड इवेंट हैपेंड. देन आफ्टर 2 months मेरे पास कार की डिलीवरी हो गई. नाउ इन दिस एंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल देयर आर 3 events that have taken place. One, when I have booked the car. Second, when I have made advance payment of the car. And thirdly, when I have actually received the car. Now the question arises, when is the GST due? GST हमें पे कब करना है? There are multiple events happening in a sale transaction. So when is exactly the GST liability arises? Okay, so first of all, we will understand in detail time of supply arise hota kab hai. So we can say time of supply is actually the point of taxation. So it is the point when a transaction is liable to be taxed under GST. It makes sense? Okay, so let's move forward. So before going to the provisions under GST, let's understand one small thing, and it is a practical thing. ये एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाएगा एंड किस तरीके से अप्लाई करना है वो हम आगे देखेंगे, बट इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एंड अ वेरी लॉजिकल थिंग आई वुड से. सो ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. आपने GST बिल्कुल नहीं पढ़ा. अ सिंपल थिंग, एक मंथ में मैंने जितनी भी सप्लाईज करी GST की, वो सारी सप्लाईज की डिटेल्स मुझे नेक्स्ट मंथ में रिटर्न्स होती है मल्टीपल, GSTR1, GSTR3 भी, उसमें मुझे डिटेल्स रिपोर्ट करनी होती हैं. जस्ट वन थिंग टू रिमेंबर इज GSTR3B इज़ दैट रिटर्न अंडर विच मुझे टैक्स की पेमेंट करनी होती है. कैसे करनी होती है, क्या लाइबिलिटी होगी, सब आराम से समझेंगे, टेंशन नॉट. अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि GSTR3B एक रिटर्न होती है जिसमें हमें GST की पेमेंट करनी होती है. नाउ दैट रिटर्न इज ड्यू बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. इट इज़ द जनरल ड्यू डेट. ओके, सो अगर मैंने लेट्स से 1st मार्च से लेके 31st मार्च तक जितनी भी सप्लाईज करी, ऐसा नहीं है कि मैं हर सप्लाई के लिए हर दिन मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा. आज मैंने एक सेल करी और आज ही मैंने GST पे किया गवर्नमेंट को. नो, आज मैंने सेल करी, आई एम सेलर. ओके, यू आर अ बायर, आई एम अ सेलर. आप मेरे पास कुछ खरीदने आए, मैंने आपको सेल करी, आपने मेरे को पैसे दिए, आपने मेरे को वैल्यू दी गुड्स की प्लस GST. वो GST मैं अपने पास रख लूँगा. नेक्स्ट मंथ की 20th को मैं वो GST गवर्नमेंट को पे कर दूँगा. एज सिंपल एज दैट. ओके, सो इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल कि किसी भी सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई इज़ अराइजिंग ऑन 10th September, तो उसकी GST की जो ड्यू डेट है वो अराइज होगी नेक्स्ट मंथ की 20th को, विच विल बी 20th October 26. सो बस इतना सा स्मॉल कॉन्सेप्ट है. अगर किसी भी मंथ में मेरा टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हो रहा है तो उसकी ड्यू डेट जो होगी GST पेमेंट की वो नेक्स्ट मंथ की 20th होगी. क्लियर? बस. नाउ लेट्स गेट डीप इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई. सो टाइम ऑफ सप्लाई को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बिकॉज एंटायर GST एंड इवन एज द नेम सजेस्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो लेट्स ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. आज हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पे फोकस करेंगे. सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो है दैट इज बीइंग टेकन केयर बाय सेक्शन 12 ऑफ GST एक्ट. Just a moment, let's just go to the relevant provisions. Yes, so section 12 of the CGST Act, I would say, Central Goods and Services Tax Act 2017, it governs time of supply of provisions for goods. Okay, and section 13 governs for services, वो हम separately discuss करेंगे. So section 12
अब नाउ सेक्शन 12 अपने आप को डिवाइड करता है इन मल्टीपल टाइप ऑफ सप्लाईज। सो सबसे पहले नॉर्मल सप्लाईज, कुछ होती हैं रिवर्स चार्ज सप्लाईज, और कुछ फिर अलग टाइप की सप्लाईज जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले नॉर्मल सप्लाई करते हैं। मैं एक कार खरीदने शोरूम पे गया, सिंपल सी बात है। मैं अब ये बताओ जो शोरूम वाला है वो कब जीएसटी पे करेगा, इस पे बहुत सिंपल सी चीज़ समझानी है। ओके, तो इसके लिए हम डायरेक्टली, मैं इसमें ना एक बार चार्ट पे आ जाता हूँ, हम फिर एक बार लॉ की भी लैंग्वेज पढ़ेंगे। यस, सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। सो आई होप थोड़ा बेसिक आपको पता होगा, नहीं पता डोंट वरी यार, आई एम हेयर। सो सिर्फ इतना समझ के चलो, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज इज बेसिकली जिसमें एज अ सप्लायर मुझे जीएसटी पे करना है, लाइक मैं, सो दो पार्टीज, सप्लायर एंड बायर। ओके, जहाँ पे सप्लायर को जीएसटी पे करना है वो फॉरवर्ड चार्ज, जहाँ पे रिसिपिएंट को पे करना है वो रिवर्स चार्ज। क्या डिटेल कॉन्सेप्ट है, आराम से समझेंगे। सो नाउ, सो फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मल सप्लाईज, लेट्स टर्म इट एज नॉर्मल सप्लाईज। सो नॉर्मल सप्लाईज के केस में सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, सबसेक्शंस याद हो वेरी गुड, नहीं याद हो कोई बात नहीं, इतनी टेंशन मत लो, पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। सो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स अराइजेज on the date of issuance of invoice or last date of issuance of invoice under section 31. section 31 पढ़ेंगे हम डिटेल में। then date on which payment is received, अभी सिर्फ इतना रखते हैं, ठीक है, and whichever is earlier. so basically दो events define करे हैं section 12 ने, एक date of issuance and एक payment related. okay, so these two are the parameters. now अगर कोई भी सप्लाई के लिए मेरा जो इनवॉइस है वो इशू हुआ लेट से 10th मार्च को, ओके, एंड उस सप्लाई की जो पेमेंट है वो मेरी रिसीव हुई 2nd मार्च को, ओके, सिंपल, विच एवर इज अर्लियर 2nd मार्च वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा मेरा, ठीक है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर में एग्ज़ाम में टाइम ऑफ सप्लाई आपसे डेट्स में पूछा जाएगा, एंड डेट हमने निकाली तो 2nd मार्च आएगी, बट इससे जो हमने अभी एग्जांपल लिया, इससे हमारे जीएसटी की पेमेंट की ड्यू डेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दोनों की ड्यू डेट ऑफ कोर्स इट विल फॉल इन 20th अप्रैल, बट टाइम ऑफ सप्लाई इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन अगर वो सेपरेट मंथ्स में फॉल कर रहा है। this is very practical, exam purpose के लिए you have to write time of supply as 2nd March, else of course it will be considered incorrect. okay, so time of supply is 2 parameters, मैंने invoice कब issue किया और मेरी payment कब आई, whichever is earlier. okay, now let's get deep into it. now invoice के लिए भी दो parameters defined है, date of issue of invoice, जब मेरी actual invoice issue हुआ, या सो जब मेरा एक्चुअल इन्वॉइस इशू हुआ, या फिर लास्ट डेट जब तक इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए था अंडर सेक्शन 31। ओके, सो इन केस, सो ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरे को इन्वॉइस इशू करना था 10th मार्च को और मैं कहता हूँ छोड़ो यार मैं तो इन्वॉइस ही इशू करूँगा सितंबर में, तो मेरी टाइम ऑफ सप्लाई ही बाद में आएगी। नो, लास्ट डेट जब आपका इशू हो जाना चाहिए था इन्वॉइस, वो भी कंसिडर होगा। तो दो पैरामीटर्स हो गए, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट बाय विच द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, whichever is earlier. Now we will compare it with the date of payment. अब डेट ऑफ पेमेंट को भी डिफाइन कर रखा है, आई एम द सप्लायर, ओके, लेट्स से मेरे बैंक में पैसा आ गया पहले, ठीक है, लेकिन मैंने बुक्स में रिकॉर्डिंग बाद में करी, तो दोनों में से डेट ऑफ पेमेंट मैं कब मानूंगा, अगेन विच एवर इज अर्लियर। सो डेट ऑफ पेमेंट के लिए भी मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं, date on which payment is recorded in the books of accounts of supplier, okay, and date on which payment is credited to the supplier's bank account, right? So this is section 12 subsection 2. section 12 subsection 2 ने दो पैरामीटर्स दिए और दोनों में फिर आगे दो बाइफिकेशंस हैं। फर्स्ट इज डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट बाय विच द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 31 अगर सेक्शन याद रहे तो, एंड सेकेंड इज डेट ऑफ पेमेंट। नाउ डेट ऑफ पेमेंट में
date on which the bank account is credited, supplier's bank account of course, and next is date on which payment is entered in the books of accounts. Now under a notification, again याद रहे तो अच्छी बात है. So there was a notification issued, notification 66/2017. Under that notification गवर्नमेंट ने ये जो पेमेंट वाली कंडीशन है ना ये हटा दी गुड्स के लिए. बहुत ध्यान से सुनना, ये जो पेमेंट वाली कंडीशन है ये हटा दी गुड्स के लिए. ओके, सो दिस कंडीशन इज नो मोर एप्लीकेबल फॉर गुड्स. सो अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो सिर्फ इनवॉइस इशुएंस वाली ही डेट कंसिडर, सो इनवॉइस इशुएंस वाला क्राइटेरिया कंसिडर होगा. जब इनवॉइस इशू हुआ एक्चुअल में वो, और जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. इन केस ऑफ नॉन सप्लाईज एज सिंपल एज दैट, क्लियर इट. सो पहले मैंने आपको सेक्शन बताया, सेक्शन में क्या लिखा है, एंड देन देयर वाज अ नोटिफिकेशन बाय व्हिच द पार्ट ऑफ सेक्शन वाज रिमूव्ड. सो अब नाउ करेंटली प्रेजेंट मेरा क्या सेक्शन है वो हमने सीखा. सो दिस इज द ओनली रेलिवेंट पार्ट फॉर यू. ओके, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, ओके, अगर आप पूरा सेक्शन कोट करते हो, नोटिफिकेशन कोट करते हो और जस्ट मेंशन करते हो कि देयर वाज अ नोटिफिकेशन इशू जिसकी वजह से ये पेमेंट वाली कंडीशन रिमूव की थी, एंड इफेक्टिवली हमारा टाइम ऑफ सप्लाई फिर कैसे आएगा. ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट प्रेजेंटेशन. यू नो आईसीआई राइट, आईसीआई कितना प्रेजेंटेशन पे ध्यान देता है, एंड नॉट अबाउट आईसीआई, everything revolves around presentation because presentation gives the first impression. Okay, so इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है आंसर. आई होप यहाँ तक एवरीवन इज क्लियर. अब एक बार सेक्शन पे आके एक बार के लिए सिर्फ लैंग्वेज रीड करते हैं. सो सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 सबसे पहले बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई जो है it will determine my point of taxation as prescribed under other subsection. Simple कहता है. The liability to pay tax arise at the time of supply as determined in terms of provisions. So मेरी liability कब arise होगी, जब time of supply arise होगा. time of supply कैसे determine होगा आगे मेरा section 12 बताता है. Now section 12 says time of supply of goods shall be earlier of the following: date of issue of invoice by the supplier or last date on which he is required under section 31 to issue the invoice. So पहला क्राइटेरिया इनवॉइस का हो गया. सेकंड क्राइटेरिया मेरा पेमेंट का, डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट. ओके, ये दो क्राइटेरिया विच एवर इज अर्लियर. नाउ इसके प्रोवाइजो क्या कहते हैं, इस प्रोवाइजो को एक बार हम देखेंगे. दो इज नॉट रेलिवेंट इन केस ऑफ गुड्स, तो इसको हम सर्विसेज, सेम डिट्टो प्रोवाइजो हमारा सर्विसेज के केस में, उसमें डिटेल से समझेंगे. इट इज नॉट रेलिवेंट for the purpose of goods because it talks about payment, and under notification 66/2017 पेमेंट वाला क्राइटेरिया रिमूव कर दिया जब गवर्नमेंट ने फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स, तो इसकी रेलिवेंस नहीं है. नाउ एक्सप्लेनेशन देते हैं. नाउ एक्सप्लेनेशन 1 सेज द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय इनवॉइस और एज द केस में बी पेमेंट. बहुत सिंपल है कि जितने अमाउंट का मैंने इनवॉइस इशू किया सिर्फ उतने अमाउंट की ही मेरी सप्लाई अंडरटेक हुई मानी जाएगी. सो सिंपली लेट्स से मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख का. ओके, 10 लाख में से 1 लाख 10 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है लेट्स से, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड 1 लाख के मेरे इनवॉइस रेज होने हैं. तो अगर जनवरी मंथ में मेरा 1 लाख का इनवॉइस रेज हुआ तो जनवरी मंथ में टाइम ऑफ सप्लाई कितने का राइज होगा, पूरे 10 लाख का या 1 लाख का? ऑफ कोर्स 1 लाख का. मेक सेंस. अगर मैंने 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है डजन मीन ना पूरी पूरी मेरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आज जीएसटी उस पर कलेक्ट कर लोगे. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ टर्म ऑफ पीरियड एंड द टैक्स शुड बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द टर्म, राइट. अगेन डिटेल में समझना बाकी है. ओके, next, for the purpose of clause B, the date on which supplier receives the payment shall be important. Now date on which payment is entered in books of accounts or date on which payment is credited to his bank account, whichever is earlier. Again, no relevance for the purpose of goods but very relevant for the purpose of services. I hope यहाँ तक सबको क्लियर है. अभी हमने सिर्फ नटशेल में छोटी सी बात करी
नॉर्मल सप्लाईज के केस में जिस दिन मेरा इनवॉइस इशू हुआ और द लास्ट डेट व्हेन द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, earlier of these two dates is my time of supply. Okay, now these were the normal cases. Now coming to रिवर्स चार्ज, अगेन चलते हैं हमारे चार्ट पे. चार्ट से बहुत इजी हो जाएंगी सारी चीज़ें एंड देन विल कम बैक टू द सेक्शन. यस, ओके. सो सी यहाँ पे जो हमने उस टाइम डिस्कस किया था, वी मिस दिस चार्ट. ओके, सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट डज द सेक्शन सेज. नाउ स्पेशल प्रोसीजर फॉर पेमेंट इन केस ऑफ गुड्स. जीएसटी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई. इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए लगेगा विच वाज इशू इनवॉइस वाला क्राइटेरिया. ओके, दिस इज द इनवॉइस क्राइटेरिया. इफेक्टिवली इन केस ऑफ गुड्स no GST is payable at the time of receipt of advance. So effectively let's say अब पेमेंट का तो क्राइटेरिया है ही नहीं. सो गुड से रिलेटेड पेमेंट मेरे को चाहे 10 महीने पहले आए चाहे 10 महीने बाद आए, इट डजेंट मैटर टू मी. व्हाट मैटर्स टू मी इज द इनवॉइस क्राइटेरिया व्हेन द इनवॉइस इज इशूड और व्हेन द इनवॉइस वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड. दैट्स द ओनली क्राइटेरिया. लेट्स से अब अगेन मेरा शोरूम वाला एग्जांपल, कार वाला. ओके, सो आप अपनी ड्रीम कार लेने गए, आपने एडवांस पे पेमेंट कर दी. क्या आपको लगता है कि शोरूम वाले पर्सन को या जो सप्लायर है उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा व्हेन ही हैज़ रिसीव्ड द मनी? नो. व्हाई? बिकॉज दिस कंडीशन हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट. सो जब वो इनवॉइस इशू करेगा या फिर लास्ट डेट जब तक उसे इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग वो जीएसटी पे करेगा. एडवांस पे जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गुड्स. Very important for the purpose of exam and in practical life also. Okay, so let's see this illustration. A machine has to be supplied at site. It is done by sourcing various components, the details. So let's see the details. Purchase order with advance. So advance receive हो गया मेरे को 50,000 का on 15 September और मेरे पास contract है to supply machinery of 12 lakh और entry भी हो गई books of accounts में. Okay. The machine is assembled, tested at the site and accepted by buyer 20th October. Then 23rd October invoice is raised, 4th November. इसको एक बार ना हमें invoice वाला एक criteria समझना होगा. We'll come back to this illustration. Okay. Okay, so let's move to invoice criteria only. It will be easy for you guys to understand then. Yep. Okay. सो अभी हमने क्या देखा? डेट ऑन विच इनवॉइस इज इशूड और इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 31. नाउ सेक्शन 31 को हम डिटेल में ऑफकोर्स सेपरेटली पढ़ेंगे बट द रेलिवेंट पार्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट हियर उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे. सो इन सेक्शन 31 इट स्पेसिफाइज कि मेरे को अब इनवॉइस कब तक इशू करना चाहिए. अगेन इन माई एग्जाम्पल, लेट्स से मैं आज कार लेने गया और मैंने कार ले ली, मेरे को आज डिलीवरी मिल गई. व्हाट डू यू थिंक कब तक इनवॉइस इशू होना चाहिए? 10 साल बाद हो तो चलेगा? ऑफ कोर्स नॉट. ओके, सो देर आर टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी लॉ कि कब तक इनवॉइस हो जाना चाहिए. सो इसमें नाउ सबसे पहले इट डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू 2 पार्ट्स. गुड्स की बात कर रहे हैं अभी हम. आई होप एवरीवन इज क्लियर, राइट? नाउ इसमें अगर कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसमें मूवमेंट रिक्वायर्ड है, ओके, लेट्स से कार का ही मैंने एग्जांपल लिया, उसमें मेरे को मूवमेंट रिक्वायर्ड है, मेरे को जाके गुड्स वहाँ से लेके आने पड़ेंगे. ओके, सो टाइम बिफोर और एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर रिमूव्ड, ओके, उससे पहले इनवॉइस मुझे इशू कर देना चाहिए. सो जो मेरा सप्लायर है, जो शोरूम वाला है, जिस दिन मैं कार की डिलीवरी लेने गया, इससे पहले कि मैं कार उसके शोरूम से निकालूं, बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, ही इज ought to issue invoice under section 31. Okay, so invoice needs to be issued either before or at the time of removal of goods where supply involve movement of goods or delivery of goods. Okay, अगर कोई डिलीवरी है, कोई मूवमेंट है, तो उस केस में मेरा रिमूवल वाला क्राइटेरिया अप्लाई करेगा. नाउ इन अदर केसेस, ठीक है, वेयर द movement is not involved, okay, in that case when the goods are made available to the recipient. Okay, yeah, so
यहाँ पे हमने दो क्राइटेरिया रखे हैं, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, देन उस केस में रिमूवल ऑफ गुड्स, एंड इन एनी अदर केस डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द रिसिपिएंट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मेरा स्टूडियो, ठीक है, मैंने एक स्टूडियो कहीं पे रेंट पे लिया, ओके। अब मैंने स्टूडियो रेंट पे लिया, मैंने क्या किया, उसके साथ साथ वहाँ का फर्नीचर, वहाँ के जो भी इंटरनल फिटिंग्स हैं, जो भी फ़ैन है, एसी है, सब कुछ मैंने एक कंबाइंड रेंट उसका अग्री किया। नाउ व्हेन विल दीज, अब ये सब तो ऑलरेडी फिटेड है, लाइक वहाँ पे चेयर्स पड़ी हैं, वहाँ फर्नीचर पड़ा है, फ़ैन है, एसी है, दीज आर ऑलरेडी फिटेड इन द अपार्टमेंट, ओके। नाउ अब जिस दिन मैंने अग्रीमेंट कर लिया या फिर जिस दिन मैंने पोजेशन ले ली, जिस दिन मैंने पेमेंट करी, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन कि मेरा इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, राइट। सो अगर मैंने कुछ परचेज़ किया है, अभी रेंट की बात नहीं करते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेट्स से परचेज़, मैंने एक अपार्टमेंट परचेज़ किया अलॉन्ग विद ऑल दीज फर्नीचर एंड एवरीथिंग, फर्निश्ड अपार्टमेंट लिया। नाउ जिस दिन मैंने उस अपार्टमेंट की पोजेशन ले ली या फिर जिस दिन वो अपार्टमेंट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ बाय मी, उस दिन माना जाएगा कि ये जो गुड्स हैं ये मेरे को डिलीवर हो चुके हैं, एंड बिफोर मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू मी इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल मेरे इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इन एनी अदर केस डिलीवरी ऑफ गुड्स टू मी और बिफोर मेकिंग द गुड्स, बिफोर और एट द टाइम ऑफ मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू मी इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। नाउ अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, जो मैंने अभी बातों बातों में एग्जाम्पल ले लिया था। जैसे मैंने कहा कि एक 10 साल का अग्रीमेंट है जिसमें मंथली मेरी पेमेंट्स होनी है। लेट्स से रेंटल अग्रीमेंट ही मान लो, ओके, नॉट रेंटल बिकॉज इट इज़ देन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेट्स से एनी गुड्स कि मैंने अग्रीमेंट कर लिया विद अ सप्लायर कि आप मुझे हर महीने, मेरी कंपनी है एंड आप हर महीने मेरे को फूड सप्लाई करना, राइट। फूड, पैक्ड फूड, लेट्स से मैं पैक्ड फूड उनसे खरीद रहा हूँ हर महीने। नाउ कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का यही मतलब है कि आपको कॉन्टीन्यूसली गुड्स रिसीव होते जा रहे हैं। तो उस केस में लिखा है कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट और रिसिट ऑफ पीरियडिकल पेमेंट। सो उस केस में क्या है कि लेट्स से अगर हर महीने वो मेरे को गुड्स सेल कर रहा है, तो हर महीने उसने डिसाइड किया है कि एट द एंड ऑफ द मंथ वो मेरे को एक स्टेटमेंट इशू करेगा मेंशनिंग पूरे महीने उसने क्या क्या गुड्स मेरे को सेल किए और मेरी कितनी पेमेंट बनती है, मतलब मैं कितना उसे पे करना है। नाउ इन दिस केस बिफोर और एट द टाइम व्हेन दैट पीरियडिकल स्टेटमेंट इज इशूड बाय द सप्लायर, उसे इनवॉइस रेज कर देना चाहिए। अगर ऐसी कोई पीरियडिकल स्टेटमेंट की डेट अग्रीड नहीं है, देन इन केस जो भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अग्रीड है, ठीक है, रिसिट ऑफ पेमेंट। सो लेट्स से वो मेरे को कोई ऐसे पीरियडिकल स्टेटमेंट इशू नहीं करता, बट हर महीने मैं 10 तारीख तक उसको पेमेंट करता हूँ, तो वो 10 नेक्स्ट मंथ की 10 तक, तो नेक्स्ट मंथ की 10 तक उसे को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, ओके। एंड देन लास्टली, सो 3 कैटेगरीज हो गई है अभी हमारी, एक्चुअली 3 कैटेगरीज हो गई। वेयर द गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, where the goods does not involve movement before or at the time the goods are delivered, or before or at the time goods are made available to the recipient, and thirdly in case of continuous supply of goods, before or at the time that periodical statement, okay, or simply a statement is issued, or receipt of the periodical amount or periodical payment, right. Now fourth category is supply on return basis। आप लोगों ने सीए फाउंडेशन में या फिर कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ा होगा, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, राइट। बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है ये। नाउ अंडर दिस कॉन्सेप्ट व्हाट हैपेंस इज कि एज अ सप्लायर मैंने रिसिपिएंट को गुड्स दिए, ठीक है। यूजुअली है ना, मेडिकल फील्ड में बहुत यूज़ होता है, फॉर पर्पस ऑफ टेस्टिंग कह सकते हैं, कि मैंने गुड्स दिए, ठीक है। मैंने सामने जो भी मेरा बायर है उसको बोला आप गुड्स को पहले टेस्ट करो, ओके।
जब तक आप अप्रूवल नहीं दोगे तब तक मैं इसको सेल कंसिडर नहीं करूँगा। अगर आपने अप्रूवल दे दी कि गुड्स दिस इज़ गुड टू गो, तभी मैं इसको सेल कंसिडर करूँगा। पहले आप अपनी टेस्टिंग कर लो पूरी। अब लेट्स से ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत होता है, मोस्टली इन केस ऑफ रेल इंडस्ट्री, जहाँ पे जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो उसमें क्या होता है, एक कंपनी अपनी जो भी मेट्रो लाइंस हैं वो पूरा जो भी लाइक पूरी बोगी है, पूरा जो केबिन है वो प्रिपेयर करके सेल कर दे, मतलब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे देती है। एंड देन जो बायर होता है वो क्या करता है, पहले उसको टेस्ट करता है। इफ़ दे थिंक ओके दिस इज़ गुड टू गो, प्रॉपर उनकी पूरी क्वालिटी टेस्टिंग होती है, ठीक है। वो चेक करते हैं कि क्या क्वालिटी प्रॉपर है, वेदर इट विल बी एबल टू it will be able to be survive in those conditions like rain, heat and all. तो वो सब टेस्टिंग करते हैं। once the testing is done then they provide approval and after approval it is considered as sale. okay, so इस केस में जीएसटी लॉ में 6 months दिए गए हैं, ठीक है। of course practically there are situations कि 6 months से ज़्यादा लग सकते हैं इंटरेस्टिंग में, but under GST law that period has been restricted to 6 months. So what it says, then invoice should be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. Okay, so या तो जब आपने goods remove करे तब, और 6 months from the date when the goods were removed, whichever is earlier, तब तक आपका invoice issue हो जाना चाहिए। so इसका एक और मीनिंग है कि अगर 6 महीने तक, ठीक है, मेरे को कोई अप्रूवल नहीं मिली तो 6 महीने बाद इट विल बी अज्यूम्ड कि मेरे मेरे को अप्रूवल मिल चुकी है और ये जो सप्लाई है वो मान ली जाएगी सप्लाई हो चुकी है, और उस टाइम फिर मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ओके, so this is the entire concept of it is only the relevant provisions. okay, but this is the concept of issuance of tax invoice, मेरा इनवॉइस कब इशू होना चाहिए। ओके, लेट्स रिकैप। सबसे पहले हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ नॉर्मल सप्लाईज। वो क्या कहता है कि वो मेरे को 2 क्राइटेरिया देता है, इनवॉइस इशुएंस और पेमेंट रिलेटेड क्राइटेरिया। इनवॉइस इशुएंस में भी 2 क्राइटेरिया बोले हैं, डेट जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ और लास्ट डेट जब इनवॉइस इशू होना चाहिए था। पेमेंट में जिस दिन पेमेंट क्रेडिट हुई सप्लायर के बैंक अकाउंट में, या फिर जिस दिन पेमेंट उसने एंटर करी अपने बुक्स में, so whichever is earlier, all 4. But under a notification 66/2017 this condition has been removed. So effectively in case of goods there is only one invoice issuance criteria under which there are 2 conditions: invoice date of issuance of invoice or last date by which the invoice should have been issued under section 31. okay, so this is the time of supply of goods. so effectively आपके अगर एडवांस रिसीव होता है इन केस ऑफ गुड्स तो आपको उस पर जीएसटी देने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज दिस लास्ट डेट बाय विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 31। नाउ इट divides the goods supply of goods in certain categories. First, where the supply involves movement before or at the time of removal of goods. Secondly, in other cases where the supply does not involve movement, delivery of goods or making the goods available to the recipient. Then it comes to continuous supply of goods. Sorry, in case of continuous supply of goods, before or at the time the periodical statement is issued or the periodical payment is received. okay, and lastly it's the sale on approval basis or sale on return basis. so it says the time of supply or 6 months from the removal of goods, whichever is earlier. okay, so we've covered this, we've covered this, we've covered this, right? now let's go to those illustrations जो हम skip करके आए थे। yep, सो हेयर इट सेज 17 सितंबर को क्या हुआ है, मेरा एडवांस रिसीव हुआ है 50,000 का, एंड सो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा 12 लाख की मशीनरी है, और इसकी एंट्री भी कर ली है सप्लायर ने। ओके, 20 अक्टूबर को मशीन असेंबल हो गई, टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, प्लीज़ नोट टेस्टिंग कंप्लीट हो गई,
एंड एक्सेप्टेड बाय बायर, बायर ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। ओके, 23 अक्टूबर को इनवॉइस रेज हो गया, 4 नवंबर को बैलेंस पेमेंट रिसीव हो गई 11,50,000 की। ओके, सो नाउ इन दिस केस, सो सबसे पहले तो मैं ये दोनों डेट्स हटा देता हूँ। एनी आइडिया मैंने ये दोनों डेट्स क्यों हटाई? इन दोनों को मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, ये डेट्स मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। वाई? बिकॉज गुड्स के लिए पेमेंट क्राइटेरिया हैज़ बीन रिमूव्ड अंडर विच नोटिफिकेशन 66/2017। सी specifically they've written notification 66/2017 dated 15th November 2017. अगेन इतनी टेंशन मत लेना, अब याद होता है वेरी वेल एंड गुड, नहीं होगा नो वरीज। ओके, नाउ कमिंग टू माई टू रिमेनिंग डेट्स 20th अक्टूबर एंड 23rd अक्टूबर। नाउ अब मेरे दो क्राइटेरिया हैं, डेट ऑन विच इनवॉइस इज इशूड विच इज 23rd अक्टूबर, ओके वेल एंड गुड, लास्ट डेट बाय विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, अब मुझे वो डिटरमाइन करनी है। नाउ इन दिस केस इट सेज the machine is assembled, tested at site and accepted by buyer. Now buyer ने accept कर लिया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मशीनरी की असेंबली हुई है, सो जस्ट अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर मशीनरी असेंबल हो रही है इसका मतलब मशीनरी की डिलीवरी नहीं हो रही, मशीनरी के पार्ट्स डिलीवर हो चुके हैं ना, उसकी असेंबली हो रही है। तो डज द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट? नो। अगर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट तो मेरा क्या था लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस? it was the delivery of goods or making the goods available to the recipient. Now 20th अक्टूबर को बायर ने एक्सेप्ट कर लिए हैं goods, इसका मतलब the goods have been delivered to the buyer or the goods have been made available to the buyer in a condition in which he can use those goods. So 20th अक्टूबर तक मेरा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ, it was raised on 23rd October. So earlier of these two events, 20th October will be my time of supply. 20th October, right? So I hope now the concept is much more clear, right? Next take example देखते हैं. Gas is supplied by a pipeline to recipient. Supply is made available for a period of 1 year. Of course, it is continuous supply of services. Monthly payments involved. ठीक है. The details of payment are 5 July, August 5th, September 5th. Payment of 2 lakhs made in each month. Determine the time of supply. Okay. Now time of supply. Now अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई की बात करूँ तो डेट ऑन विच इनवॉइस इज इशूड और लास्ट डेट बाय विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, क्या यहाँ पे कहीं भी हमें इनवॉइस कब इशू है इसकी डिटेल्स लिखी है? आई कांट फाइंड इट एटलीस्ट, राइट? सो वो क्राइटेरिया गया. नाउ द ओनली क्राइटेरिया और ओनली कंडीशन अंडर विच टाइम ऑफ सप्लाई कैन बी डिटरमाइंड इज the date, the last date by which the supplier is required to issue invoice. Now that last date will be, in case of continuous supply of goods, it is before or at the time the successive statements are issued. Now यहाँ पे कहीं भी वो statement issuance के लिए लिखा है, statement issuance भी नहीं लिखा, invoice issuance भी नहीं लिखा, तो फिर क्या बच गया? The receipt of successive payments or that regular payments you can say, right? So वो कब रिसीव हुई हैं? 5th July, 5th August, 5th September. So these three will be the time of supply in each of these months. Let's see. So again, they've quoted this notification. Yeah. So they've quoted this notification and then they've written, assuming invoice is issued on these 3 dates, time of supply for the purpose will be these 3 dates respectively, right? So as simple as that. Okay, now quiz time. Be careful. Bajrang Private Limited agreed to supply goods to Bhagirathi Private Limited for this much on 23rd June. 23rd June को सिर्फ promise to supply हुआ है. There is nothing else that has happened. Next day it removed the goods. Now this is important. नेक्स्ट डेट रिमूव द गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री. ओके, रिमूवल ऑफ गुड्स हो चुका है, तो क्या इनवॉइस इशुएंस की मेरी जो टाइमलाइन है वो ट्रिगर हो चुकी है? यस. एंड इशूड इनवॉइस ऑन 25th June.
नाउ इनवॉइस की ट्रिगर कब हुई है? व्हेन द गुड्स वर रिमूव्ड विच वाज 24 जून, लेकिन इनवॉइस इशू हुआ है 25 जून को। तो कब मेरी टाइम ऑफ सप्लाई राइज होगी? 24 जून, अर्लियर ऑफ द टू। नेक्स्ट, Hanuman Private Limited agreed to supply toys to Ganga Private Limited on 23rd June and received advance of 1 lakh on the same day. Okay, agreed to supply. Does it has any impact on time of supply? No. Then received advance on 1 lakh on the same day. Again, does this have any impact on time of supply? Again, no. Next day it removed the toys. Now there comes the main event. Removed the toys from its factory and issued invoice on 25th June. So the goods were removed again on 24th and the invoice is issued on 25th. When the invoice is required to be issued under section 31. So ask yourself, does the supply involve movement? Yes. So when invoice is required to be issued? Before or at the time of issuance of invoice, which is 24th June. And since the invoice is actually issued on 25th June, earlier of these two dates will be 24th June. So time of supply for advance of 1 lakh and balance payment of 50,000 shall be, पूरी सप्लाई के लिए मेरी 24 जून होगी, बिकॉज गुड्स के केस में एडवांस हैज़ नो रिलेवेंस, पेमेंट हैज़ नो रिलेवेंस, बाय notification 66 2017. I hope this concept is now crystal clear to you guys. If you have any queries, any kind of feedback you have, you can of course drop it in the comments and I'll definitely get back to you. So now just one small thing. Now this notification that we have been discussing for so long, notification 66 2017, okay, so it applies only in case of normal taxpayer. Okay, going forward we will discuss about composition taxpayers and we will discuss about actionable claims also. So GST mein there are various, of course, various kind of category of supplies. So जैसे goods के लिए you must have read that goods में से actionable claims have been removed, correct? So actionable claims की अगर सप्लाई में कोई भी पर्सन अगर इन्वॉल्व है या फिर कोई भी पर्सन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, इट इज़ अ सेपरेट स्कीम जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उस पर ये नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होता। मतलब उन दोनों पर्सन को अगर एडवांस रिसीव हो रहा है तो एडवांस पे ही उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ हियर इज़ द थिंग, इसलिए हमें सेक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स स्टूडेंट से कि सर ने इतना लंबा चौड़ा सेक्शन पढ़ाया ही क्यों, जब मेरे को पेमेंट के बारे में बताया क्यों, जब वो एप्लीकेबल ही नहीं है। नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नोटिफिकेशन जो है इट अप्लाइज, सो इट कवर्स आई वुड से 90% ऑफ द टैक्स पेयर्स, बट स्टिल देर आर 10%। एंड आई होप यू नो कि जो ICAI वो हमेशा उस 10% पे ही खेलता है जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते हैं, राइट? सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. So yeah, I hope this is clear. Now going to the next concept of reverse charge supply. So time of supply in case of reverse charge supplies. Again chart से पढ़ेंगे, बहुत easy होगा. So now it specifies, I would say, 3 criteria. Okay. सर कैसे झूठ बोल रहे हो, सामने आपके चार्ट में 4 क्राइटेरिया दिख रहे हैं, आप 3 बोल रहे हो. नो, मैं कह रहा हूँ 3 क्राइटेरिया. देखते हैं. सो गुड्स में रिवर्स चार्ज सप्लाई सिंपली क्या होते हैं, जिसमें बायर, मतलब अगर मैं कार खरीदने जा रहा हूँ तो GST सेलर नहीं देगा, मैं खुद GST उठ के गवर्नमेंट को दूंगा. कैसी बात कर रहे हो सर, मैं क्यों गवर्नमेंट को GST दूंगा, मेरे पास तो GST रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है. नहीं देना तुम्हें, जस्ट एग्जाम्पल लिया था मैंने. रिवर्स चार्ज बहुत ही लिमिटेड, एटलीस्ट इन केस ऑफ गुड्स बहुत बहुत लिमिटेड केसेस में अप्लाई होता है, हम आगे देखेंगे. सर्विसेज में स्टिल देर आर वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज विच आर कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, बट गुड्स में इट इज़ वेरी लिमिटेड. ओके, सो इन केस ऑफ गुड्स मेरा रिवर्स चार्ज पे टाइम ऑफ सप्लाई कब अराइज होगा. 3 क्राइटेरिया. फर्स्ट, व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड. अब थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायर, बिकॉज रिवर्स चार्ज पे बायर को टैक्स पे करना है. अब मेरे को खाब थोड़ना आएंगे, मेरे को कब टैक्स पे करना है, इवेंट्स देखने पड़ेंगे. तो देर आर 3 इवेंट्स दैट डिफाइन कि मेरा टाइम ऑफ सप्लाई कब अराइज होगा.
फर्स्ट इवेंट इज डेट जिस दिन मेरे को गुड्स रिसीव हुए, ओके, देन डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे बिकॉज देयर इज अ ट्विस्ट, एंड लास्ट इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फॉलोइंग द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. सर यहाँ पे तो 31st लिखा है, so it is 31st day, but actually the way law is worded, it says 30 days following the date of issue of invoice by the supplier. Okay, so 30 days following, so automatically वो 31st day fall होता है, but the way law is worded, it says 30 days following the date of issuance of invoice by the supplier. Okay, so हमारा थ्री क्राइटेरिया है. जिस दिन मेरे को गुड्स रिसीव हुए, जिस दिन पेमेंट, आगे मैंने कुछ नहीं बोला, जिस दिन पेमेंट, एंड लास्ट 31st day फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर और 30 days फॉलोइंग द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर. either way you can word it, and earlier of these three will be my time of supply. now date of payment पे सर आपने ठीक से कुछ बताया नहीं, उसको डिटेल में बताओ, समझते हैं. मैं बायर हूँ. अभी जो मैंने डेट ऑफ पेमेंट हमने डिस्कस करी थी, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, राइट. सो ये दोनों हमने सप्लायर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था. नाउ अब हम रिवर्स चार्ज में बायर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं. बायर को कैसे पता चलेगा कि सामने वाले सप्लायर के पास पैसा कब क्रेडिट हुआ? आई कैन नॉट ट्रैक इट, बट मैं ये ज़रूर ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरे अकाउंट से कब डेबिट हुआ. सो इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज सप्लाईज, जो मेरी डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर होती है, दैट इज डेट ऑन विच अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम माई बैंक अकाउंट और द डेट ऑन विच आई हैव रिकॉर्डेड द पेमेंट इन माई बुक्स. सब कुछ बायर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस हो रहा है, नथिंग फ्रॉम सेलर पर्सपेक्टिव. ओके, सो डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड बायर के पर्सपेक्टिव से, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट, मैंने कब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा. डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सॉरी बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, मेरे बैंक से कब डेबिट हुआ. सो ये एक क्राइटेरिया, मतलब ये पूरा पेमेंट का क्राइटेरिया हो गया मेरा. and then 31st day from the date of issuance of invoice by the supplier, take whichever is earlier. Okay, now in all of these, like by any chance अगर ये सब ट्रैक नहीं हो पा रहा, मेरे पास डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, फॉर एनी रीज़न आई एम नॉट एबल टू ट्रैक कि मेरे को कब गुड्स रिसीव हुए, कब पेमेंट मैंने रिकॉर्ड करी, या फिर इनवॉइस ही नहीं मिला मेरे को, तो उस केस में काइंड ऑफ अ रेजिडुअरी प्रोविजन, व्हाट इट सेज, डेट ऑन विच गुड्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट. जिस दिन मैंने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे को गुड्स रिसीव हो गए, उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो लेट्स रिकैप. रिवर्स चार्ज सप्लाईज में क्या क्या बोला है? डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव, डेट ऑफ पेमेंट, एंड लास्टली 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर. ओके, एंड डेट ऑफ पेमेंट के लिए जब मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हुई या फिर जब मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करी है पेमेंट, तो अर्लियर ऑफ ऑल दीज इवेंट्स. एंड अगर ये सब में डिटरमाइन नहीं कर पाए तो लास्टली क्या है, जब मैंने गुड्स की रिसीविंग रिकॉर्ड करी है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ऑल दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बायर, नॉट सेलर, बायर. प्लीज बी वेरी केयरफुल. अब एक बार लॉ पढ़ते हैं एंड देन विल गो बैक टू द इलस्ट्रेशन. सो ये सेक्शन 31 है, ठीक है, हमने 31 कवर कर लिया है. इसका लॉ एक बार एंड में हम विल जस्ट गो थ्रू इट, बट ये हमने कवर कर ही लिया है. सो वी हैव कवर्ड वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, एनी अदर केस, then we have covered continuous supply of goods, and we have covered goods being sent or taken on approval basis, right? Now section 12 subsection 3, it determines time of supply of goods in case of reverse charge supplies. So in case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on a reverse charge basis, the time of supply shall be earliest of the following dates, namely date of receipt of goods, first condition, date of payment as entered in books of accounts of the recipient, okay, second, then date on which payment is debited in the book bank account whichever is earlier. So date of payment के लिए मेरे पास दो क्राइटेरिया है, जब मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करी है डेट ऑफ पेमेंट, या फिर
जब मेरे बैंक से डेबिट हुआ है विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट क्राइटेरिया, गुड्स रिसीव हुए हैं ये क्राइटेरिया, एंड लास्टली 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. Very important, date of issuance of invoice by the supplier, right? So see how it is worded. Date immediately following 30 days from the date of issue of invoice. Date immediately following 30 days from the date of issuance of invoice by the supplier. Okay, so it is 31st day. You can frame it in this way also. You can write 31st day also in exam. Both are correct. एंड देन इट प्रोवाइड्स अ प्रोवाइजो. सो प्रोवाइजो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी एक सेक्शन है, एक सेक्शन में कुछ भी एक्सप्लेन किया गया है, देन उससे रिलेटेड कुछ भी एक थोड़ी सी एक्सेप्शन लानी है तो प्रोवाइजो के थ्रू लाई जाती है. सो प्रोवाइडेड वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई अंडर दीज क्लॉजेज. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई. सो एज अ बायर मैंने जब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करी वो ट्रांजैक्शन कि मेरे को गुड्स रिसीव हो गए, दैट डेट विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिवर्स चार्ज केसेस वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन इन दीज केसेस, in these clauses, I would say, right? I hope this is clear. Let's see some illustrations तो your clarity मिलेगी, I think. Now it says supplier invoices goods taxable on reverse charge basis to Bridge and Company. Okay, उसने इन्वॉइस कब करा है? May 4th को. ठीक है, हम ये देखेंगे ही नहीं बिकॉज एग्जाम में ये चीज़ नहीं आने वाली. इस चीज़ को आप करेंगे इग्नोर बिकॉज एग्जाम में ये चीज़ नहीं आने वाली, ये हमें कैलकुलेट करनी होगी. कैसे करेंगे वो भी देखते हैं. ठीक है, देन May 12 को ब्रिज एंड कंपनी को गुड्स रिसीव हुए एंड देन ब्रिज एंड कंपनी मेक्स द पेमेंट. अच्छा, ब्रिज एंड कंपनी supplier, buyer, right? I hope it is clear from this illustration. Bridge and Company is buyer. So now there are three criteria that has been defined for time of supply in case of reverse charge. First, date on which goods are received, May 12. Okay. सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया मेरा मिल गया मेरे को May 12. सेकेंड, डेट ऑफ पेमेंट, या जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हुई या फिर जिस दिन मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करी. यहाँ पे रिकॉर्डिंग की बात नहीं की है. मेक्स द पेमेंट, सिंपली वी विल से कि यही डेट ऑफ पेमेंट है. सेकेंड क्राइटेरिया, राइट. नाउ थर्ड एंड क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज May 4 को उसने इन्वॉइस इशू कर रहा है. क्या मेरे को डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इन्वॉइस लेनी है रिवर्स चार्ज के केस में? नो, मुझे वहाँ से 31st डे लेना है, राइट. सो 31st डे कैसे होगा? नाउ May 4th, करेक्ट. May 4th को उसने इन्वॉइस इशू कर रहा है. सो जब भी हम डेज काउंट करते हैं ना, जिस दिन इन्वॉइस इशू हुआ है उसको हम इग्नोर करेंगे, रिमेनिंग डेज हम काउंट करेंगे. ठीक है, तो अब मई में कितने डेज बचे? ठीक है, 4th मई को रेज हुआ है तो 1 2 3 4 4 दिन निकल गए. टोटल मेरे कितने होते हैं? 31 डेज. 4 दिन निकल गए तो मेरे बचे 27 डेज इन मई. ठीक है, प्लस 3 डेज ऑफ जून, तो मेरा 3rd जून मेरी लाई कर जाएगी 31st डे. ओके, सो जब भी हम डेज काउंट कर रहे होते हैं अंडर जीएसटी लॉ, एंड जैसे कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी आपने पढ़ा होगा, जो मेरा डे स्टार्टिंग डे होता है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं और जो एंड डे होता है उसको हम हमेशा इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो मेरे टोटल 27 डेज मई के हो गए, 3 डेज जून के, तो 3rd जून फॉल करेगा. सो नाउ आई हैव 3 डेट्स, 12 में, 30th में एंड 3rd जून. अर्लियर ऑफ दीज 3 विल बी 12th में, तो 12th में मेरा टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा. वेरी वेरी सिंपल. ओके, नेक्स्ट इट सेज supplier issues invoice on reverse charge basis. Supplier issues invoice on reverse charge basis to Pillar and Company. अब इसमें अगेन 30 डेज हम इग्नोर करेंगे, हम खुद कैलकुलेट करेंगे, दो सेम ही आएगा 3rd जून. ठीक है, नाउ 12th जून को मेरे को गुड्स रिसीव हुए हैं विच वर हेल्ड अप इन ट्रांजिट. ट्रांजिट में कुछ इशू हो गया होगा,
एंड 3 जुलाई को पेमेंट रिसीव हुई है। तो मेरे पास 3 डेट्स हो गई। 12 जून जब मेरे को गुड्स रिसीव हुए, देन डेट ऑफ पेमेंट 3 जुलाई, एंड देन 3 जून जो अभी हमने कैलकुलेट करी थी। 3 जून विल बी द 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अर्लियर ऑफ दीज विल बी 3 जून, तो मेरी 3 जून को लाइबिलिटी आएगी। नाउ हियर इज द थिंग, दिस इज वाई टाइम ऑफ सप्लाई इज इंपॉर्टेंट। इनवॉइस मेरा इशू हुआ था मई में, लेकिन मेरी टाइम ऑफ सप्लाई फॉल कर रही है जून में। तो जब जून की मेरी जीएसटी रिटर्न ड्यू होगी विच इज़ 20th जुलाई, तो मेरे को 20th जुलाई को पेमेंट करनी है, मेरे को उससे पहले पेमेंट करने की नीड नहीं है, राइट? तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। इट इज इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन कि मेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कहाँ पर है, राइट? क्विज टाइम, लेट्स सी। Determine the time of supply with the help of below information. Supplier धीरती Enterprises, okay, issues invoice for goods taxable on reverse charge basis. उसने कब इशू करा इनवॉइस? 11th मई को। तो नाउ मई में कितने डेज बचे? सो 9 डेज प्लस 11 डेज, क्योंकि 31 का होता है ना मंथ में। तो मेरे टोटल 19 डेज तो मेरे हो गए मई के, ठीक है। और अब मेरे को चाहिए कितने? 31 डेज, राइट? तो 19 डेज मेरे मई के हो गए, मेरे 12 डेज हो गए जून के। तो मेरा 12 जून विल बी, सो मेरी 3 क्राइटेरिया है हमारे, राइट? एक एक करके चलते हैं। सो सबसे पहला, डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड बाय द रिसिपिएंट। परमिंदर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड रिसीव द गुड्स 12th में, ओके, फर्स्ट मेरी कंडीशन। सेकंड, परमिंदर कंस्ट्रक्शन इशूज चेक एंड रिकॉर्ड्स पेमेंट इन इट्स बुक, ओके, 30th में रिकॉर्ड कब करी है। नेक्स्ट, पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ परमिंदर, और 31st में, ओके, एंड ये हमने कैलकुलेट किया था 12th जून। राइट? नाउ अर्लियर ऑफ दीज विल बी माई टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ प्लीज नोट, यहाँ पे ना इन्होंने बहुत क्लेवरली दे हैव प्रोवाइडेड द डिटेल्स ऑफ पेमेंट, details when the payment is credited in the bank account of supplier, payment is recorded in books of accounts of supplier. Do these matter for me when I am calculating time of supply in case of reverse charge? No. So ये सिर्फ आपको confuse करने के लिए दिया है. You have to completely ignore these, right? So now मेरा time of supply कब fall कर जाएगा? 12th में. तो this will be the answer, right? I hope all of this is clear now. Next, so these were the two main section or provisions, I would say, under section 12. First, my normal supplies. So normal supplies में हमने क्या सीखा कि जिस दिन मेरा इनवॉइस इशू हुआ और लास्ट डेट जब मेरा इनवॉइस इशू होना चाहिए था, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। या सो जिस दिन मेरा इनवॉइस इशू हुआ और लास्ट डेट जब मेरा इनवॉइस इशू होना चाहिए था, अर्लियर ऑफ दीज टू डेट्स, देन डेट जिस दिन पेमेंट रिकॉर्ड करी मैंने अपनी बुक्स में एज अ सप्लायर, जब मैंने रिकॉर्ड करी पेमेंट कि मेरे को रिसीव हो गई, या फिर जिस दिन क्रेडिट हो गई मेरे बैंक अकाउंट में। सो अर्लियर ऑफ दीज थ्री, आई वुड से दीज टू क्राइटेरिया, क्योंकि एक इनवॉइस क्राइटेरिया और एक मेरा पेमेंट क्राइटेरिया, ठीक है। देन इन केस ऑफ गुड्स जो ये पेमेंट क्राइटेरिया है, this has been removed for the purpose under notification 66/2017 for regular taxpayers. दो केसेस में अप्लाई नहीं होता, कॉम्पोजिशन टैक्सपेयर्स और अगर कोई टैक्सपेयर या रजिस्टर्ड पर्सन एक्शनेबल क्लेम्स अप्लाई कर रहा है, नॉट मच रेलिवेंट, ओके। तो जनरली मेरे केस में या नॉर्मल सप्लाईज के केस में जीएसटी लायबिलिटी और टाइम ऑफ सप्लाई अराइज होगा date of issue of invoice or last date when the invoice is required to be issued under section 31, and effectively advance के केस में मेरी liability नहीं आएगी। now last date to issue invoice, in case अब इसमें भी हमने चार
कैटेगरी देखी थी, in case the supply involves movement, then before or at the time of removal of goods, in any other case delivery of goods or making the goods available to the recipient. कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में अगर कोई पीरियडिकल स्टेटमेंट इशू हो रही है तो उससे पहले आ जाना चाहिए इनवॉइस, और अगर नहीं हो रही तो जब भी वो पीरियडिकल पेमेंट रिसीव हो रही है उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए. और गुड सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल बेसिस, लाइक सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और सेल ऑन रिटर्न बेसिस, तो टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्ली. सो बेसिकली 6 महीने का मेरे पास टाइम है, 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा. ठीक है. देन फिर हम आ जाते हैं रिवर्स चार्ज सप्लाईज पे. रिवर्स चार्ज में हमने देखा अब मैं बायर के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा. तो जिस दिन मेरे को गुड्स रिसीव हो गए या फिर जिस दिन मैंने पेमेंट कर दी, ठीक है, या तो मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हो गई या फिर मेरी बुक्स में रिकॉर्ड हो गई कि मैंने पेमेंट कर दी, या फिर 31st day from the date of issue of invoice by the supplier earlier of these three things और three criteria से. एंड अगर पॉसिबल नहीं है किसी भी क्राइटेरिया के अंडर तो उस केस में हम क्या देखेंगे, जिस दिन मेरी बुक्स में रिसिट ऑफ गुड्स रिकॉर्ड हुई है, डेट ऑन विच गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट. ओके, आई होप these two concepts are very clear now. ओके बस अब सेक्शन 12 इज ऑलमोस्ट डन. बस अब 2 छोटी छोटी चीज़ें बची हैं जिसका कहीं ना कहीं रेलिवेंस एक सेक्शन का तो बिल्कुल ही नहीं है, वो रिमूव ही हो चुका है. नाउ सबसेक्शन 4 हमारा क्या कहता है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय सप्लायर, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर अगर वाउचर सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट दैट पॉइंट, और डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस. So firstly, this section has been removed under Finance Act 2025 and somewhere around October और November 25 में effective भी हो गया था ये. तो this section is no more under GST law, तो ये आपके लिए applicable ही नहीं है. ठीक है, जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. सो जब भी हम वाउचर्स लेते हैं, ठीक है, लेट्स से मैंने डोमिनोज गया, मैंने पिज्ज़ा खाया, ठीक है, ओके लेट्स टेक सम गुड एग्जांपल. लेट्स से वी वेंट टू मैकडी, ओके, हमने वहाँ पे बर्गर खाया, वहाँ पे मुझे वाउचर मिल गया. अब उस वाउचर से नेक्स्ट टाइम मैं बर्गर ही खरीद सकता हूँ. सो जिस दिन मेरे को वो वाउचर मिला, इट इज़ आइडेंटिफिएबल. 500 रुपये का वाउचर है और ये वाउचर चाहे मैं 10 साल बाद भी रिडीम करूँ या यूज़ करूँ, इस वाउचर के अगेंस्ट मैं बर्गर ही खरीद सकता हूँ. तो बर्गर का रेट तो मुझे आज ही पता है. तो जिस दिन मैकडी ने मेरे को वो वाउचर दिया, उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा और उसी दिन मैकडी को वो 500 रुपये पे टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैकडी को पता है कि आज नहीं तो कल इसके अगेंस्ट उसके सप्लाई होगी तो बर्गर की होगी और किसी चीज़ की नहीं होगी. लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा वाउचर दे दिया होता मेरे को जिससे मैं बर्गर, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी कुछ भी ले सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, तो उस केस में जिस दिन मैं वो वाउचर यूज़ करूँगा, चाहे वो 10 साल बाद करूँ, 5 साल बाद यूज़ करूँ या 6 महीने बाद करूँ, ठीक है, जब मैं वो वाउचर यूज़ करूँगा तब जीएसटी लायबिलिटी आएगी. समझ आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ आया तो छोड़ो. दिस हैज़ बीन रिमूव्ड. यहाँ आप नीचे देखोगे, सॉरी, आई थिंक आई मिस्टेकनली मेंशन, आई एम रियली सॉरी, आई मिस्टेकनली मेंशन फाइनेंस एक्ट 2015. शायद अगर नहीं किया तो भूल जाना और अगर किया तो भी भूल जाना. सो फाइनेंस एक्ट 2025 में इसको रिमूव कर दिया था एंड समवेयर अराउंड अक्टूबर और नवंबर ये इफेक्टिव भी हो गया. सो दिस इज नो मोर अंडर लॉ. सो सिंपली वाउचर के केस में अगर सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट द पॉइंट, तो उस केस में डेट ऑन विच द वाउचर इज इशूड. इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल, डेट ऑन विच द वाउचर विल बी रिडीम्ड बाय द बायर. सिंपल, याद रहे, ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, छोड़ो. नेक्स्ट, वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई अंडर एनी प्रोविजन. मेरे को समझ, नो नॉट समझ नहीं आ रहा. इसका मतलब ये नहीं कहोगे पेपर में समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, चलो 12(5) अप्लाई कर देते हैं. नो, ऐसा कुछ नहीं करना. ओके, सो अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो में, ठीक है, एक एक्चुअल सिचुएशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई अंडर एनी अदर प्रोविजन, ठीक है, in all these provisions, which is very rare,
which is very unprobable, I would say. But if it is not possible to determine time of supply in any of these provisions, तो बहुत सिंपल है कि अगर एक मेरी पीरियडिकल रिटर्न फाइल होनी है विच इज़ यूजुअली GST और 3B, बट जस्ट उन्होंने डिफाइन किया अगर मेरी एक रिटर्न फाइल होनी है तो जिस दिन वो रिटर्न फाइल होगी उस दिन मेरा टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हो जाएगा, और बाकी सब केसेस में डेट जिस दिन मैं टैक्स पे करूँगा. अगेन प्लीज़ नोट, यहाँ पे कहीं भी ड्यू डेट नहीं लिखा. नो, it does not say due date of periodical return or due date of tax. No, it says actual date of filing of periodical return or actual date of payment of tax. ठीक है. Lastly, subsection 6. So subsection 6 कॉमन है सर्विसेज में भी और गुड्स में भी, दोनों में. आई वुड से 4, 5, 6 ये तीनों सेक्शन कॉमन है गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में. 4 भी सेम वाउचर्स का सेम तरीके से था, सेम तरीके से निकल गया लॉ से. 5 भी सेम है कि अगर कहीं भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, अगर आपको पीरियडिकल रिटर्न फाइल करनी है तो जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तब टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी, अगर नहीं तो जिस दिन आप टैक्स पे कर रहे हो तब टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा. एंड लास्टली सबसेक्शन 6. सो ये क्या कहता है कि लेट्स से मैंने कुछ सप्लाई करी, मैंने आपको कुछ गुड सेल करे, ठीक है, एंड देन उसकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट थी लेट्स से मैंने सेल करे 20 मार्च 2026 को, और मैंने कहा कि आप 20 अप्रैल 2026 तक मेरे को आप पेमेंट दे देना, वरना इस पर इंटरेस्ट लगाऊंगा मैं 100 रुपये का, ठीक है, लेट्स से पर डे, ठीक है. तो नाउ आपने मेरे को पेमेंट तो करी, लेकिन आपने पेमेंट करी 22 अप्रैल 2026. 2 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट खाऊंगा मैं आप लोगों से. सो वो इंटरेस्ट 200 रुपये का जो इंटरेस्ट है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये 200 रुपये के इंटरेस्ट पे टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? व्हेन एम आई लायबल टू पे टैक्स? क्योंकि जिस दिन मैंने इन्वॉइस इशू किया, ठीक है, लेट्स से मैंने इन्वॉइस इशू किया 20 मार्च को, इन्वॉइस इशू कर दिया, 20 मार्च को गुड्स दे दिया और मैंने कहा पेमेंट तुम 20 अप्रैल तक कर देना, ठीक है. अब जब मैं गुड्स इशू कर रहा हूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुम डीले करने वाले हो और मेरे को 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे क्योंकि तुम डीले पेमेंट करोगे? हाउ वुड आई नो, राइट? तो इसीलिए जो इंटरेस्ट, सो अगर कुछ भी इंटरेस्ट, कुछ भी पेनल्टी अगर मैं रिकवर कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेट पेमेंट, तो उस टू दैट एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी टाइम ऑफ सप्लाई अराइज होगा जिस दिन वो एडिशनल अमाउंट मेरे को रिसीव हो रहा है. सो लेट्स सी, time of supply to the extent it relates to addition in value of supply by way of interest, fees, late fee, penalty for delayed payment of consideration shall be date on which the supplier receives such addition in value. जिस दिन मुझे वो रिसीव होगा, मेरे को कब रिसीव हुआ? 22 अप्रैल को तुमने वो 200 रुपये का इंटरेस्ट पे किया, ऑफकोर्स अलॉन्ग विद जो भी मेरा गुड्स की वैल्यू थी. तो वो 200 रुपये की जो मेरी GST लायबिलिटी आएगी वो आएगी, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई अप्रैल मंथ होगी, तो उसकी जो मेरी ड्यू डेट आएगी GST पेमेंट की वो होगी 20 मई 2026. आई होप दिस इज क्लियर. तो एक बार जस्ट हम गो थ्रू कर लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ठीक है, आपके ये नोट्स भी फिर पूरे कवर हो जाएंगे. सो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ नॉर्मल केसेस में क्या होगा? डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट जब इनवॉइस इशू होना था, एंड डेट ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर, ठीक है. जो ये वाली कंडीशन है ये वाली रिमूव कर दी गई है अंडर नोटिफिकेशन 66/2017. ये नोटिफिकेशन 2 बंदों पे अप्लाई नहीं होता, कंपोजिशन सप्लायर और पर्सन्स एंगेज इन एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है, ये सब वही है. नेक्स्ट, डेट ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट वैसे इतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, बट वही है कि डेट ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट सप्लायर के केस में जिस दिन सप्लायर का बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ या फिर जिस दिन उसने रिकॉर्ड करी पेमेंट. देन हमने देखा था सेक्शन 31 में कब इशू होना चाहिए इनवॉइस. तो अगर रिमूवल इन्वॉल्व है तो रिमूवल से, मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल से पहले, नहीं है तो डिलीवरी ऑफ गुड्स या फिर जिस दिन आप अवेलेबल कराओगे गुड्स. कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में जिस दिन आप वो मेरे को स्टेटमेंट इशू करोगे या फिर जिस दिन मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है. एंड लास्टली, सेल ऑन रिटर्न बेसिस 6 महीने के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ठीक है.
देन ये हमने डायग्राम देखा, ये हमने कुछ इलस्ट्रेशंस देखी, ये हम सर्विसेज, अगेन दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज रेलिवेंट ओनली इन केस ऑफ सर्विसेज, तो विल लुक इनटू दैट व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग सर्विसेज के टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। देन टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, जब मेरे को गुड्स रिसीव हुए, जब मैंने पेमेंट करी, मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हुई या फिर मेरी बुक्स में रिकॉर्ड हुई, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, और अगर इन सब में पॉसिबल नहीं है तो जिस दिन मैंने रिसिट ऑफ गुड्स, आई एम बायर, रिवर्स चार्ज के केस में आई एम बायर, तो जिस दिन मैंने रिकॉर्ड करी है रिसिट ऑफ गुड्स उस दिन मान लिया जाएगा, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि पेमेंट वाली जो कंडीशन है वो रिमूव करिए ओनली इन केस ऑफ नॉर्मल सप्लाई, राइट। बिकॉज अब हमने देखा ना कि जब हम रिवर्स चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई डिस्कस कर रहे थे तो उस केस में पेमेंट वाली कंडीशन हमने डिस्कस करी है, करेक्ट। ये हमने देख ही लिया है, हमने इलस्ट्रेशन देख लिया। देन इन केस ऑफ वाउचर्स, वाउचर्स का ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि वाउचर्स रिलेवेंट नहीं है, बट अगर जिस दिन मैं आपको वाउचर दे रहा हूँ अगर उसी दिन पता चल सकता है कि ये वाउचर किसके अगेंस्ट रिडीमेबल है, दैट मीन्स इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट दैट पॉइंट देन डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द वाउचर, नहीं तो जिस दिन आप मेरे पास रिडीम करना आओगे वाउचर तब देखेंगे, तब की तब। अभी बाय बाय, टाटा बाय बाय, निकलो, राइट। सो इफ इट कवर, if the supply is identifiable, date of issue of voucher और date of redemption, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो एक बार, ये वही है, एनी फूड आइटम कैन बी परचेज तो इट इज़ नॉट आइडेंटिफिएबल, ठीक है, तो डेट ऑफ रिडेम्पशन आ जाएगा। ओनली अ शर्ट कैन बी परचेज, सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल तो डेट ऑफ इशू आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई रेजिडुअल केसेस में अगर पीरियडिकल रिटर्न फाइल करनी है तो जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, ठीक है। इन एनी अदर केस जिस दिन आप टैक्स पे कर रहे हो। जस्ट अ मोमेंट, ओके सॉरी माय बैड, ठीक है। सो देर इज़ अ बिट ऑफ चेंज। सो जो हमने रेजिडुअल केसेस वाले पढ़े उसमें दो क्राइटेरिया पढ़े, जिस दिन आपको पीरियडिकल रिटर्न फाइल करनी है या फिर जिस दिन आप एक्चुअल टैक्स पे करोगे। ड्यू डेट ऑफ पीरियडिकल रिटर्न है, ठीक है, प्लीज़ नोट इट इज़ ड्यू डेट बिकॉज हियर इट सेज डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, ओके, इज फाइल्ड नहीं, इज टू बी फाइल्ड। सो जिस दिन मेरी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दैट पीरियडिकल रिटर्न, और जिस दिन मतलब अगर पीरियडिकल रिटर्न मेरे को फाइल करनी है, और या फिर अगर इन एनी अदर केसेस इट विल बी डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड। एंड इन केस अगर इंटरेस्ट और लेट फी मैं रिसीव कर रहा हूँ फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो इस केस में जिस दिन मेरे को ये पेमेंट रिसीव हो रही है उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, राइट। देन अगेन ये छोटा सा डायग्राम एक बार देख लेते हैं। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट जिस दिन इनवॉइस इशू होना चाहिए था, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, डेट जिस दिन क्रेडिट हुई विच एवर इज अर्लियर, लेकिन एडवांस पे मेरे को जीएसटी पे करने की नीड नहीं है। रिवर्स चार्ज के केस में डेट ऑफ रिसिट, जिस दिन डेट मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हुई या जिस दिन पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हुई या फिर जिस दिन मैंने रिकॉर्ड करी अपनी बुक्स में, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। अगर नहीं हो पा रहा तो डेट जिस दिन मैंने रिकॉर्ड करा है रिसिट ऑफ गुड्स। वाउचर्स के केस में अगर आइडेंटिफिएबल है तो जिस दिन इशू करा, नहीं तो रिडेम्पशन। रेजिडुअल केस वेयर अ पीरियडिकल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, तो उस केस में ड्यू डेट ऑफ सच रिटर्न, अगर नहीं तो जिस दिन मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। एडिशन इन वैल्यू के केस में जिस दिन मेरे को सप्लायर को, मैं अपने आप को सप्लायर मान रहा हूँ, सप्लायर को वो एडिशन रिसीव हुई है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट और ऑल दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। हमने इलस्ट्रेशंस देखी। इफ़ यू हैव एनी सिंगल डाउट प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक अबाउट दिस वीडियो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, एंड वी विल मीट वेरी सून विद टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड आई होप आपको इससे लर्निंग ज़रूर मिली हो। थैंक यू वेरी मच।